मांसपेशियों से बना हुआ अंग है जिसमें किडनी से मूत्र वाहिनियां मूत्र लेकर आती हैं और नीचे की तरफ यहां से मूत्र मार्ग या यूरेथ्रा, ठीक है, ये नीचे तो मूत्र मार्ग या यूरेथ्रा, ये डिट्रेसर पेशियों से बना हुआ ये मूत्राशय या यूरिनरी ब्लैडर। भाई पेशियां हैं तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाएगी, यानी इसका आयतन एक्सपांड किया जा सकता है। कई बार होता है यूरिन होल्ड करना पड़ जाता है हमें, ये ऊपर मूत्र वाहिनियां या यूरेटर्स, ठीक है, कई बार हो जाता है हमें कि ऐसी परिस्थितियां हो जाती है कि यूरिन होल्ड करना पड़ता है। तो ऐसे में क्या होता है, यह किडनी से लगातार यहाँ किडनियों से मूत्र आ रहा है और ये मूत्र यहाँ पर इस यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता जाता है। ज्यादा देर तक अगर यूरिन होल्ड करना पड़ा तो इसके अंदर मूत्र की मात्रा बढ़ने लगती है और इसका आयतन बढ़ने लगता है, ठीक है, आयतन बढ़ने लगेगा और ऐसा आयतन बढ़ने की क्षमता ऐसे मान सकते हैं एक फ्लेक्सिबल थैले के समान होती है। ये जो फ्लेक्सिबिलिटी आती है इसमें पाई जाती है मसल्स, इसकी दीवारों में पेशियां, पेशी से निर्मित, और वो पेशी है डिट्रेसर। कौन सी पेशी है? डिट्रेसर मसल्स। तो क्वेश्चन में पूछा डिट्रेसर पेशियां पाई जाती है मूत्राशय, यकृत, अंडाशय, वृषण, क्या कहेंगे? मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर में। आंसर हो जाएगा ए, यूरिनरी ब्लैडर में होता है। यहां पर हमने देखा कि स्टेटमेंट दिया है कथन और कारण का। देखें क्या है कथन और कारण, बात करें इसकी। स्टेटमेंट है पहला, एसर्शन, तापमान बढ़ने पर एक निश्चित सीमा तक वनटाफ नियम के अनुसार शोषण में वृद्धि होती है। वनटाफ नियम के बारे में एक बात बता देता हूं, तो वैसे वनटाफ केमिस्ट्री में भी आते हैं, वहां पर भी वनटाफ गुणांक वगैरह वनटाफ इक्वेशन आती है, लेकिन जब मैं यहां पर बात करता हूं पौधों के मामले में, तो देखना पौधे या दूसरे भी पदार्थों में अगर हम बात करें जो शोषण करते हैं जीवों में भी, तो जैसे जैसे तापमान बढ़ता है शोषण की दर बढ़ती है, क्योंकि जैसे जैसे तापमान इंक्रीज होता है, तापमान बढ़ने पर क्या होता है, जो एंजाइम होते हैं शोषण से संबंधित, तापमान बढ़ने के साथ साथ शोषण के जो एंजाइम होते हैं उनकी सक्रियता भी बढ़ती है। एंजाइम्स की सक्रियता जो है वो भी बढ़ती है। लेकिन अगर तापमान बहुत ही ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, तो भी ध्यान से सुनना कि उच्च तापमान पर क्या होता है, प्रोटीन जो होता है विकृत हो जाता है और एंजाइम्स जो होते हैं प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, जब ये एंजाइम्स विकृत हो जाएंगे, बहुत ज्यादा तापमान बढ़ जाए तो भी खराब है, लेकिन हाँ एक निश्चित सीमा में अगर तापमान बढ़ता है तो एंजाइम्स की सक्रियता बढ़ेगी, जिससे क्या होगा, शोषण की दर जो है, शोषण दर भी क्या होती है, बढ़ती है। लगभग ऑलमोस्ट 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ने पर, जैसे तापमान 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा तो शोषण की दर लगभग दुगुनी हो जाती है, ठीक है। तो तापमान बढ़ने पर एक निश्चित सीमा तक लिखा है, देखो एक निश्चित सीमा तक ही वनटाफ नियम के अनुसार शोषण में वृद्धि होती है, यानी ये पहला कथन या असर्शन तो सही है। व्याख्या यानी उसके रीजन की बात करें तो वनटाफ नियम के अनुसार तापमान में वृद्धि से शोषण की दर आधी हो जाती है। देखो ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी है, एक तो कह रहा है शोषण दर में वृद्धि और दूसरा कह रहा है शोषण दर आधी हो जाती है, यानी कम हो जाती है, यानी दोनों तो सही नहीं है और ना ही दोनों गलत है। तो देखो ए तो कह रहा है कि दोनों सही है और केवल एक ये कह रहा है ए की दोनों सही है, दोनों तो सही नहीं हो सकते, दोनों अलग अलग बातें करें तो दोनों कैसे सही हो सकते हैं। और अभी अपन ने बात की कि वनटाफ का नियम क्या कह रहा है कि शोषण दर बढ़ रही है, यानी ए तो सही है और ऐसा हम देखते हैं ए सही है। अच्छा ये दोनों सही है, यानी ये दोनों ही वो सही बताने वाले, ये दोनों ही ए और बी तो हटा दो, ये तो दोनों ही तो सही नहीं हो सकते। सी कह रहा है कि ए सही है लेकिन आर गलत है, एग्जैक्टली जो अभी हमने बात की। एसर्शन सही है, तापमान बढ़ने के साथ एक निश्चित सीमा तक तो शोषण की दर में वृद्धि होगी, उसके बाद ज्यादा तापमान बढ़ने पर जब ये विकृत हो जाएंगे एंजाइम, तो ऐसे में शोषण दर कम हो जाती है, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा सी, यानी ये तो सही है लेकिन ये जो रीजन या अगर हम बात करें कि व्याख्या जो है ये गलत है, ठीक है। तापमान में वृद्धि के साथ एक निश्चित सीमा तक शोषण में वृद्धि ही होती है। आंसर हो जाएगा सी, यानी ए सही है परंतु आर गलत है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यहां पर जब ये सुमेलित करने वाले आते हैं, मैं हमेशा कहता हूं ये आपके लिए बोनस साबित हो सकती है। अगर एक दो आपको पता भी हो तो बाकी कई बार ऐसे ऑप्शन मिल जाते हैं, ठीक है, बट कोई बात नहीं, हम तो एक एक करके इनकी बात करते हैं। जैसे मैं बात करता हूं लीची, तो लीची में हम देखते हैं बाहरी जो कठोर आवरण होता है, लीची में जो बाहरी कठोर आवरण होता है, ठीक है, और अंदर बीज या गुठली के रूप में, इन दोनों के बीच में हम देखते हैं गूदेदार या मांसल, ये जो यहां पर भाग पाया जाता है ये हम खाते हैं, ये एडिबल पार्ट होता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि लीची में खाने योग्य भाग क्या है, तो ध्यान देना ये होता है
पेरियंथ या परिदलपुंज, ठीक है, ये बीज के चारों ओर ये पाया जाता है, इसे ये खाने योग्य भाग, सॉरी लीची की बात करें, सॉरी लीची की बात करें तो ये इसमें क्या हो जाएगा, लीची का हो जाता है ये मांसल एरिल कहलाता है, ठीक है, मांसल एरिल कहते हैं इसे, ये क्या हो जाता है, मांसल एरिल हो जाएगा, यानी ए का क्या हो गया, ये 3 हो जाएगा, मांसल एरिल कहते हैं, ठीक है। फिर अगर हम बात करें अखरोट, तो अखरोट में हम वैसे तो जो भाग खाते हैं उसके चारों ओर एक कठोर आवरण होता है, बीच में से कट करते हैं और अंदर हमें ये अखरोट दिखाई देता है। तो अगर मैं बात करूं अखरोट की कि भाई अखरोट में खाने योग्य भाग क्या है, तो अखरोट में ये जो बीज पत्र होते हैं, फूले हुए या भरे हुए जो बीज पत्र कहलाते हैं, ये वाले भाग जो हम खाते हैं, ठीक है, कोटिलेडन या बीज पत्र, ये हम खाते हैं। तो ए का तो हो गया 3, बी का हो गया 2। फिर बात करें नारियल की, तो नारियल में हम देखते हैं कि बाहर से जो ठोस संरचना होती है और इसके अंदर जो एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष होता है वो हम खाते हैं, एंडोस्पर्म या इसे कहते हैं भ्रूणपोष, ये खाने योग्य भाग होता है, यानी नारियल में अगर मैं बात करूं खाने योग्य भाग ये भ्रूणपोष, और शहतूत, ठीक है, जिसके पत्ती पर हम रेशम के कीड़ों को पालते हैं, ये शहतूत, इसका जो खाने योग्य भाग है ये है पेरियंथ परिदलपुंज, ये। तो ऐसा हम कॉम्बिनेशन देखते हैं कि ए का 3, ऐसा देखो कई बार अगर जैसे आपको केवल एक ही पता था कि यार मुझे तो केवल लीची का पता है कि उसका मांसल एरिल है, तो ऐसा ऑप्शन केवल एक ही दिखेगा जिसमें ए का 3 है। तो कई बार केवल जैसे मैंने बताया ना, ये बोनस कैसे हो सकते हैं, अगर आपको एक किसी एक के बारे में कंफर्म और उसका केवल एक ही ऐसा सही मिलान है, तो बाकी अगर नहीं भी पता होंगे तो काम चल सकता है। तो कई बार इन ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा सा दिमाग लगाकर भी कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाकर करेंगे आसानी से हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन। खैर ऐसा ऑप्शन हमें एक दिखाई दे रहा है, ये बी, जिसमें ए का 3, अखरोट का बीज पत्र यानी बी का 2, नारियल का भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म यानी सी का 4, और डी का परिदलपुंज या पेरियंथ कहते हैं, ये डी का हो जाएगा 1। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। कथन और कारण दो फिर ऐसे दिए हैं कि मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि स्टेपीज है, बिल्कुल सही है। स्मॉलेस्ट बोन जो है ह्यूमन बॉडी की, स्मॉलेस्ट बोन सबसे छोटी अस्थि की बात करें, नो डाउट स्टेपीज, ठीक है, और ये होती है मध्य कर्ण में, मिडल ईयर में होती है, ठीक है। पूछा है कि मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि स्टेपीज है, बिल्कुल, यानी कथन तो बिल्कुल सही है। और अगर हम बात करें कि इसकी व्याख्या क्या दी है, तो व्याख्या के रूप में हम देखते हैं लिखा हुआ है कि यह अस्थि मध्य कर्ण में पाई जाती है, ठीक है, यह अस्थि मध्य कर्ण में पाई जाती है, मिडल ईयर जो होता है। वही हम बात करते हैं हमारे कान की, तो बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और अंतःकर्ण, ये 3 भाग पाए जाते हैं, बाह्य, मध्य और अंतःकर्ण, ये हमारे कान के 3 भाग, ठीक है। ये बाह्य कर्ण वाला भाग जिसमें हम देखते हैं कि बाहर से जो ध्वनि तरंगों को रिसीव करता है, मध्य कर्ण में हम 3 अस्थियां देखते हैं। 3 अस्थियां कौन सी है, मेलियस, इनकस और स्टेपीज। ये स्टेपीज अस्थि इस मध्य कर्ण में सबसे छोटी अस्थि, 3 अस्थियां हैं, कर्ण अस्थिकाएं, 3 ही राइट कान में, 3 ही लेफ्ट में, मेलियस एम, इनकस आई और स्टेपीज एस। मेलियस, इनकस, स्टेपीज, ये 3 अस्थियां जो है, इनमें सबसे छोटी अस्थि कौन है, स्टेपीज। तो मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कथन सही है, यह अस्थि मध्य कर्ण में पाई जाती है, यह भी सही है। अब यहां पर एक बात सुनना, क्या ये कोई कथन और कारण व्याख्या जैसी बात हो रही है क्या? भाई कथन तो सही है कि सबसे छोटी अस्थि स्टेपीज, बिल्कुल सही, और यह अस्थि मध्य कर्ण में पाई जाती है, भाई इसका इससे क्या संबंध? क्या कान में होने की वजह से छोटी है? नहीं, यानी कि इसकी व्याख्या करता है क्या? नहीं, सही तो दोनों है लेकिन कोई व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है, ए तथा आर दोनों सही तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, ए तथा आर दोनों सही तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। भाई है तो दोनों सही, लेकिन ये क्या इसकी व्याख्या कर रहा है क्या? क्या इसकी व्याख्या ये होगी क्या कि भाई ये सबसे छोटी अस्थि क्यों है? क्योंकि इसके कान में है, मध्य कर्ण में। ये थोड़ी जरूरी है, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। यानी कथन तो दोनों सही है, एसर्शन और रीजन दोनों सही है, लेकिन ये इसकी सही व्याख्या नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, सही दोनों है लेकिन इसकी व्याख्या नहीं करता। तो मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि स्टेपीज, यही बता देता हूं, सबसे बड़ी अस्थि कौन सी होती है? फीमर, हमारी थाइज में पाई जाती है, 2 राइट और लेफ्ट, ठीक है। और सबसे छोटी क्या हो गई? स्टेपीज। ट्रांसजेनिक तकनीक से तैयार गोल्डन राइस हमारी फसल में बीटा कैरोटीन ना
गोल्डन राइस नामक फसल में बीटा कैरोटीन पाया जाता है जो हमारे शरीर में उपयोगी है। बीटा कैरोटीन युक्त जो गोल्डन राइस फसल है, बीटा कैरोटीन गोल्डन राइस, इनका एक्चुअली कलर जो थोड़ा होता है, थोड़ा सा हल्का सा येलो होता है, ठीक है, गोल्डन येलो, इसलिए हम इनको गोल्डन राइस भी कहते हैं। पहली बात। अब हम बात करते हैं इनमें क्या पाया जाता है, बीटा कैरोटीन। ये बीटा कैरोटीन क्या होता है, विटामिन ए का प्रिकर्सर है। विटामिन ए का प्रिकर्सर, प्रिकर्सर या पूर्व पदार्थ कह देते हैं, पूर्व पदार्थ। यानी ये बीटा कैरोटीन ही आगे चलकर किसका निर्माण करता है, विटामिन ए का। तो विटामिन ए की कमी को दूर करते हैं ये गोल्डन राइस, ठीक है। और विटामिन ए ज़िरोफ्थैल्मिया, नेक्टोलोपिया, या जिसे हम जो रात्रि के समय कम दिखाई देना, ठीक है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि जो शाम ढलते ढलते व्यक्ति को दिखना थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है, जो दृष्टि रंजक होता है उसका विकास क्या होता है, कम हो जाता है। नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं विटामिन ए की कमी से, ठीक है। तो विटामिन ए का प्रीकर्सर जो होता है क्या है, बीटा कैरोटीन। ये बीटा कैरोटीन हमारे शरीर में जाकर फिर इसका निर्माण करेगा विटामिन ए का। तो पूछा है ट्रांसजेनिक तकनीक से तैयार गोल्डन राइस नामक फसल में बीटा कैरोटीन पाया जाता है जो हमारे शरीर में उपयोगी है, विटामिन बी के निर्माण में, सी के निर्माण में, ए के निर्माण में, के निर्माण में। आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन ए के निर्माण में। कई बार देखो जल्दबाजी में क्या करते हैं, हाँ विटामिन ए, और सीधा ऑप्शन ए टिक कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर उल्टा है, देखो यहाँ ये विटामिन ए को सी ऑप्शन में दिया, कई बार हो जाता है गलती में, जल्दीबाजी में कर देते हैं। अच्छा विटामिन ए, तो ए इधर ऑप्शन को टिक कर देते हैं, ये चीजें ध्यान रखना, कई बार ऐसी गलती हो जाती है। तो ट्रांसजेनिक तकनीक से तैयार गोल्डन राइस बीटा कैरोटीन पाया जाता है, ये हमारे शरीर में विटामिन ए का निर्माण करता है। अक्टूबर 2019 में किस ग्रह के 20 नए उपग्रहों की खोज की गई। अक्टूबर 2019 हवाई जो आइलैंड है वहां पर मोनाकिया नामक आसपास ऐसे वॉल्केनोस वगैरह भी हैं, वहां से सुबारू नामक द्वीप जो है वहां से हमने देखा ये एक ग्रह के हमें 20 नए उपग्रह मिले 2019 अक्टूबर में। और ये ग्रह था अब तक सबसे ज्यादा, इससे पहले सबसे ज्यादा जो उपग्रह थे वो थे बृहस्पति के, लेकिन अब हमें शनि की वलय में हमें 20 नए उपग्रह दिखाई दिए। तो अब आज की डेट में सबसे ज्यादा, आज की डेट में, ठीक है, सबसे ज्यादा जो उपग्रह हैं प्राकृतिक रूप से वो हैं इस शनि के, ठीक है। तो शनि की वलय में हमें ये नए उपग्रह दिखाई दिए हैं। क्वेश्चंस, डिट्रेसर पेशियां पाई जाती है। डिट्रेसर पेशियों की अगर मैं बात करूं तो जो हमारा मूत्राशय होता है, यूरिनरी ब्लैडर या मूत्राशय की बात करूं तो इसमें ये डिट्रेसर पेशियां पाई जाती है। यूरिनरी ब्लैडर लगभग त्रिकोणीय आकार का मांसपेशियों से बना हुआ अंग है जिसमें किडनी से मूत्र वाहिनियां मूत्र लेकर आती हैं और नीचे की तरफ यहां से मूत्र मार्ग या यूरिथ्रा, ठीक है, नीचे तो मूत्र मार्ग या यूरिथ्रा, ये डिट्रेसर पेशियों से बना हुआ ये मूत्राशय या यूरिनरी ब्लैडर। भाई पेशियां है तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाएगी, यानी इसका आयतन एक्सपांड किया जा सकता है। कई बार होता है यूरिन होल्ड करना पड़ जाता है हमें, ये ऊपर मूत्र वाहिनियां या यूरेटर्स, ठीक है, कई बार हो जाता है हमें कि ऐसी परिस्थितियां हो जाती है कि यूरिन होल्ड करना पड़ता है। तो ऐसे में क्या होता है, यहाँ किडनी से लगातार यहाँ किडनियों से मूत्र आ रहा है और ये मूत्र यहाँ पर इस यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता जाता है। ज्यादा देर तक अगर यूरिन होल्ड करना पड़ा तो इसके अंदर मूत्र की मात्रा बढ़ने लगती है और इसका आयतन बढ़ने लगता है, ठीक है, आयतन बढ़ने लगेगा। और ऐसा आयतन बढ़ने की क्षमता, या ऐसे मान सकते हैं एक फ्लेक्सिबल थैले के समान होता है। ये जो फ्लेक्सिबिलिटी आती है इसमें पाई जाती है मसल्स, इसकी दीवारों में पेशियां, पेशी से निर्मित, और वो पेशी है डिट्रेसर। कौन सी पेशी है, डिट्रेसर मसल्स। तो क्वेश्चन में पूछा डिट्रेसर पेशियां पाई जाती है मूत्राशय, यकृत, अंडाशय, वृषण, क्या कहेंगे, मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर में। आंसर हो जाएगा ए, यूरिनरी ब्लैडर में होता है। यहां पर हमने देखा कि स्टेटमेंट दिया है कथन और कारण का, देखें क्या है कथन और कारण। बात करें इसकी, स्टेटमेंट है पहला, एसर्शन, तापमान बढ़ने पर एक निश्चित सीमा तक वन टाफ नियम के अनुसार शोषण में वृद्धि होती है। वन टाफ नियम के बारे में एक बात बता देता हूं भाई, वैसे वन टाफ केमिस्ट्री में भी आते हैं, वहां पर भी वन टाफ गुणांक वगैरह, वन टाफ इक्वेशन आती है। लेकिन जब मैं यहां पर बात करता हूं पौधों के मामले में, तो देखना पौधे या दूसरे भी पदार्थों में अगर हम बात करें जो शोषण करते हैं जीवों में भी, तो जैसे जैसे तापमान बढ़ता है शोषण की दर बढ़ती है, क्योंकि जैसे जैसे तापमान इंक्रीज होता है, तापमान बढ़ने पर क्या होता है, जो एंजाइम होते हैं शोषण से संबंधित, तापमान बढ़ने के साथ साथ शोषण के जो एंजाइम होते हैं उनकी सक्रियता भी बढ़ती है।
एंजाइम्स की सक्रियता जो है वो भी बढ़ती है। लेकिन अगर तापमान बहुत ही ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, तो भी ध्यान से सुनना कि उच्च तापमान पर क्या होता है, प्रोटीन जो होता है विकृत हो जाता है और एंजाइम्स जो होते हैं प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना जब ये एंजाइम्स विकृत हो जाएंगे, बहुत ज्यादा तापमान बढ़ जाए तो भी खराब है। लेकिन हाँ, एक निश्चित सीमा में अगर तापमान बढ़ता है तो एंजाइम्स की सक्रियता बढ़ेगी, जिससे क्या होगा, शोषण की दर जो है, शोषण दर भी क्या होती है, बढ़ती है। लगभग ऑलमोस्ट 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ने पर, जैसे तापमान 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा तो शोषण की दर लगभग दुगुनी हो जाती है। ठीक है, तो तापमान बढ़ने पर एक निश्चित सीमा तक लिखा है, देखो एक निश्चित सीमा तक ही वनटाफ नियम के अनुसार शोषण में वृद्धि होती है। यानी ये पहला कथन या असर्शन तो सही है। व्याख्या यानी उसके रीजन की बात करें तो वनटाफ नियम के अनुसार तापमान में वृद्धि से शोषण की दर आधी हो जाती है। देखो ये दोनों ही एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी है, एक तो कह रहा है शोषण दर में वृद्धि और दूसरा कह रहा है शोषण दर आधी हो जाती है, यानी कम हो जाती है। यानी दोनों तो सही नहीं है और ना ही दोनों गलत है। तो देखो ए तो कह रहा है कि दोनों सही है और केवल एक ये कह रहा है ए कि दोनों सही है। दोनों तो सही नहीं हो सकते, दोनों अलग अलग बातें करें तो दोनों कैसे सही हो सकते। और अभी अपन ने बात की कि वनटाफ का नियम क्या कह रहा है कि शोषण दर बढ़ रही है, यानी ए तो सही है और ऐसा हम देखते हैं ए सही है। अच्छा ये दोनों सही है, यानी ये दोनों ही को सही बताने वाले ये दोनों ही, ए और बी तो हटा दो, ये तो दोनों ही तो सही नहीं हो सकते। सी कह रहा है कि ए सही है लेकिन आर गलत है। एग्जैक्टली जो भी हमने बात की, असर्शन सही है, तापमान बढ़ने के साथ एक निश्चित सीमा तक तो शोषण की दर में वृद्धि होगी, उसके बाद ज्यादा तापमान बढ़ने पर जब ये विकृत हो जाएंगे एंजाइम, तो ऐसे में शोषण दर कम हो जाती है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा सी, यानी ए तो सही है लेकिन ये जो रीजन ही अगर हम बात करें कि व्याख्या जो है ये गलत है। ठीक है, तापमान में वृद्धि के साथ एक निश्चित सीमा तक शोषण में वृद्धि ही होती है। आंसर हो जाएगा सी, यानी ए सही है परंतु आर गलत है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यहां पर जब ये सुमेलित करने वाले आते हैं, मैं हमेशा कहता हूं ये आपके लिए बोनस साबित हो सकते हैं। अगर एक दो आपको पता भी हो तो बाकी कई बार ऐसे ऑप्शन मिल जाते हैं। ठीक है, बट कोई बात नहीं, हम तो एक एक करके इनकी बात करते हैं। जैसे मैं बात करता हूं लीची, तो लीची में हम देखते हैं बाहरी जो कठोर आवरण होता है, लीची में जो बाहरी कठोर आवरण होता है, ठीक है, और अंदर बीज या गुठली के रूप में, इन दोनों के बीच में हम देखते हैं गूदेदार या मांसल, ये जो यहां पर भाग पाया जाता है ये हम खाते हैं, ये एडिबल पार्ट होता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि लीची में खाने योग्य भाग क्या है, तो ध्यान देना ये होता है पेरियंथ या परिदल पुंज। ठीक है, ये बीज के चारों ओर ये पाया जाता है, इसे ये खाने योग्य भाग, सॉरी लीची की बात करें, सॉरी लीची की बात करें तो ये इसमें क्या हो जाएगा, लीची का हो जाता है ये मांसल एरिल कहलाता है। ठीक है, मांसल एरिल कहते हैं इसे, ये क्या हो जाता है, मांसल एरिल हो जाएगा। यानी ए का क्या हो गया, ये 3 हो जाएगा, मांसल एरिल कहते हैं। ठीक है, फिर अगर हम बात करें अखरोट, तो अखरोट में हम वैसे तो जो भाग खाते हैं उसके चारों ओर एक कठोर आवरण होता है, बीच में से कट करते हैं और अंदर हमें ये अखरोट दिखाई देता है। तो अगर मैं बात करूं अखरोट की कि भाई अखरोट में खाने योग्य भाग क्या है, तो अखरोट में ये जो बीज पत्र होते हैं, फूले हुए या भरे हुए जो बीज पत्र कहलाते हैं, ये वाले भाग जो हम खाते हैं। ठीक है, कोटिलेडन या बीज पत्र ये हम खाते हैं। तो ए का तो हो गया 3, बी का हो गया 2। फिर बात करें नारियल की, तो नारियल में हम देखते हैं कि बाहर से जो ठोस संरचना होती है और इसके अंदर जो एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष होता है वो हम खाते हैं। एंडोस्पर्म या इसे कहते हैं भ्रूणपोष, ये खाने योग्य भाग होता है। यानी नारियल में अगर मैं बात करूं खाने योग्य भाग ये भ्रूणपोष, और शहतूत, ठीक है, जिसके पत्ती पर हम रेशम के कीड़ों को पालते हैं, ये शहतूत, इसका जो खाने योग्य भाग है ये है पेरियंथ परिदल पुंज। ये तो ऐसा हम कॉम्बिनेशन देखते हैं कि ए का 3। ऐसा देखो कई बार अगर जैसे आपको केवल एक ही पता था कि यार मुझे तो केवल लीची का पता है कि उसका मांसल एरिल है, तो ऐसा ऑप्शन केवल एक ही दिखेगा जिसमें ए का 3 है। तो कई बार केवल जैसे मैंने बताया ना, ये बोनस कैसे हो सकते हैं, अगर आपको एक किसी एक के बारे में कंफर्म और उसका केवल एक ही ऐसा सही मिलान है, तो बाकी अगर नहीं भी पता होंगे तो काम चल सकता है। तो कई बार इन ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा सा दिमाग लगाकर भी कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाकर करेंगे आसानी से हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन। खैर ऐसा ऑप्शन हमें एक दिखाई दे रहा है ये बी, जिसमें ए का 3।
अखरोट का बीज पत्र यानी बी का 2, नारियल का भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म यानी सी का 4, और डी का परिदलपुंज या पेरियंथ कहते हैं, ये डी का हो जाएगा 1। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है। कथन और कारण दो फिर ऐसे दिए हैं कि मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि स्टेपीज है, बिल्कुल सही है। स्मॉलेस्ट बोन जो है ह्यूमन बॉडी की, स्मॉलेस्ट बोन सबसे छोटी अस्थि की बात करें, नो डाउट स्टेपीज। ठीक है, और ये होती है मध्य कर्ण में, मिडल ईयर में होती है। ठीक है, पूछा है कि मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि स्टेपीज है, बिल्कुल, यानी कथन तो बिल्कुल सही है। और अगर हम बात करें कि इसकी व्याख्या क्या दी है, तो व्याख्या के रूप में हम देखते हैं लिखा हुआ है कि यह अस्थि मध्य कर्ण में पाई जाती है। ठीक है, यह अस्थि मध्य कर्ण में पाई जाती है, मिडल ईयर जो होता है। वही हम बात करते हैं हमारे कान की, तो बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और अंतःकर्ण, ये 3 भाग पाए जाते हैं, बाह्य, मध्य और अंतःकर्ण, ये हमारे कान के 3 भाग। ठीक है, ये बाह्य कर्ण वाला भाग जिसमें हम देखते हैं कि बाहर से जो ध्वनि तरंगों को रिसीव करता है। मध्य कर्ण में हम 3 अस्थियां देखते हैं। 3 अस्थियां कौन सी है? मेलियस, इनकस और स्टेपीज। ये स्टेपीज अस्थि इस मध्य कर्ण में सबसे छोटी अस्थि। 3 अस्थियां हैं, कर्ण अस्थिकाएं, 3 ही राइट कान में, 3 ही लेफ्ट में, मेलियस एम, इनकस आई और स्टेपीज एस। मेलियस, इनकस, स्टेपीज, ये 3 अस्थियां जो है, इनमें सबसे छोटी अस्थि कौन है? स्टेपीज। तो मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कथन सही है, यह अस्थि मध्य कर्ण में पाई जाती है, यह भी सही है। अब यहां पर एक बात सुनना, क्या ये कोई कथन और कारण व्याख्या जैसी बात हो रही है क्या? भाई कथन तो सही है कि सबसे छोटी अस्थि स्टेपीज, बिल्कुल सही है, और ये अस्थि मध्य कर्ण में पाई जाती है। भाई इसका इससे क्या संबंध? क्या कान में होने की वजह से छोटी है? नहीं, यानी कि इसकी व्याख्या करता है क्या? नहीं, सही तो दोनों है लेकिन कोई व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, पहला ऑप्शन का ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। भाई है तो दोनों ही सही, लेकिन ये क्या इसकी व्याख्या कर रहा है क्या? क्या इसकी व्याख्या ये होगी क्या कि भाई ये सबसे छोटी अस्थि क्यों है? क्योंकि इसके कान में है, मध्य कर्ण में। ये थोड़ी जरूरी है, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। यानी कथन तो दोनों सही है, एसर्शन और रीजन दोनों सही है, लेकिन ये इसकी सही व्याख्या नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, सही दोनों है लेकिन इसकी व्याख्या नहीं करता। तो मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि स्टेपीज यही बता देता हूं। सबसे बड़ी अस्थि कौन सी होती है? फीमर, हमारी थाइज में पाई जाती है, 2 राइट और लेफ्ट। ठीक है, और सबसे छोटी क्या हो गई? स्टेपीज। ट्रांसजेनिक तकनीक से तैयार गोल्डन राइस हमारी फसल में बीटा कैरोटीन गोल्डन राइस नामक फसल में बीटा कैरोटीन पाया जा रहा है, जो हमारे शरीर में उपयोगी है। बीटा कैरोटीन युक्त जो गोल्डन राइस फसल है, बीटा कैरोटीन गोल्डन राइस, इनका एक्चुअली कलर जो थोड़ा होता है, थोड़ा सा हल्का सा येलो होता है। ठीक है, गोल्डन येलो, इसलिए हम इनको गोल्डन राइस भी कहते हैं, पहली बात। अब हम बात करते हैं इनमें क्या पाया जाता है? बीटा कैरोटीन। ये बीटा कैरोटीन क्या होता है? विटामिन ए का प्रिकर्सर है, विटामिन ए का प्रिकर्सर, प्रिकर्सर या पूर्व पदार्थ कह देते हैं, पूर्व पदार्थ। यानी ये बीटा कैरोटीन ही आगे चलकर किसका निर्माण करता है? विटामिन ए का। तो विटामिन ए की कमी को दूर करते हैं ये गोल्डन राइस। ठीक है, और विटामिन ए ज़ीरोफ्थैल्मिया, निक्टोलोपिया, या जिसे हम जो रात्रि के समय कम दिखाई देना, ठीक है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि जो शाम ढलते ढलते व्यक्ति को दिखना थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, जो दृष्टि रंजक होता है उसका विकास क्या होता है? कम हो जाता है। नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं विटामिन ए की कमी से। ठीक है, तो विटामिन ए का प्रीकर्सर जो होता है क्या है? बीटा कैरोटीन। ये बीटा कैरोटीन हमारे शरीर में जाकर फिर किसका निर्माण करेगा? विटामिन ए का। तो पूछा ट्रांसजेनिक तकनीक से तैयार गोल्डन राइस नामक फसल में बीटा कैरोटीन पाया जाता है, जो हमारे शरीर में उपयोगी है, विटामिन बी के निर्माण में, सी के निर्माण में, ए के निर्माण में, के निर्माण में। आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन ए के निर्माण में। कई बार देखो जल्दबाजी में क्या करते हैं, हाँ विटामिन ए, और सीधा ऑप्शन ए टिक कर देते हैं। ठीक है, यहां पर उल्टा है, देखो यहाँ ये विटामिन ए को सी ऑप्शन में दिया, कई बार हो जाता है गलती में, जल्दीबाजी में कर देते हैं। अच्छा विटामिन ए, तो ए इधर ऑप्शन को टिक कर देते हैं। ये चीजें ध्यान रखना, कई बार ऐसी गलती हो जाती है। तो ट्रांसजेनिक तकनीक से तैयार गोल्डन राइस बीटा कैरोटीन पाया जाता है, ये हमारे शरीर में विटामिन ए का निर्माण करता है। अक्टूबर 2019 में किस ग्रह के 20 नए उपग्रहों की खोज की गई? अक्टूबर 2019 हवाई जो आइलैंड है वहां पर मोनाकिया नामक आसपास ऐसे वोल्केनोस वगैरह भी हैं, वहां से सुबारू नामक द्वीप जो है वहां से हमने देखा ये एक ग्रह के हमें नए 20 नए उपग्रह मिले 2019 अक्टूबर में, और ये ग्रह था अब तक सबसे ज्यादा, इससे पहले सबसे ज्यादा जो उपग्रह थे वो थे बृहस्पति के,
लेकिन अब हमें शनि की वलय में हमें 20 नए उपग्रह दिखाई दिए। तो अब आज की डेट में सबसे ज्यादा, आज की डेट में, ठीक है, सबसे ज्यादा जो उपग्रह हैं प्राकृतिक रूप से वो है इस शनि के, ठीक है। तो शनि की वलय में हमें ये नए उपग्रह दिखाई दिए और कह सकते हैं कि वर्तमान में सबसे ज्यादा जो प्राकृतिक उपग्रह, वर्तमान में सबसे ज्यादा प्राकृतिक उपग्रह शनि के, ठीक है, इन 20 की खोज होने के बाद सबसे ज्यादा अब शनि के सबसे ज्यादा उपग्रह हो चुके हैं अक्टूबर 2019 के बाद। आंसर हो जाएगा ए शनि। राष्ट्रीय दूरसंचार नीति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखें, राष्ट्रीय दूरसंचार नीति नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी के नाम से नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी पॉलिसी 2018 में घोषित की गई, ठीक है। नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी क्या है? पहला कथन कि वर्ष 2018 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय दूरसंचार नीति नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी को अनुमोदित किया। बिल्कुल सही है, यही बात अभी अपन ने पढ़ी, 2018 में इसको कैबिनेट ने अनुमोदित किया। आगे बात करते हैं, अगला स्टेटमेंट क्या, इस नीति में 2012 की दूरसंचार नीति, दूरी संचार नीति के बजाय इसे दूरसंचार नीति कर देते हैं, चलो ठीक है, ये क्या हो जाएगा, दूरसंचार नीति। दूरसंचार नीति को प्रतिस्थापित किया, बिल्कुल सही है। इससे पहले वाली जो हमारे पास टेली कम्युनिकेशन पॉलिसी थी वो थी 2012, इसको रिप्लेस किसने किया, ये एनडीसीपी 2018 ने। अगर मैं बात करूं नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2018, इसके कई ऐसे मुख्य उद्देश्य हैं जिसमें सबसे बड़ी बात कही गई है कि जब डिजिटल ब्रॉडबैंड या हम कह सकते हैं कि जो मोबाइल कम्युनिकेशन, इनकी सेवाओं में जब 10% विस्तार होता है तो जीडीपी में 1% की ग्रोथ होती है। और इसी को ध्यान में रखते हुए इसमें लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं कि 2022 तक भारत के प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक को 50 मेगाबिट पर सेकंड का ब्रॉडबैंड उपलब्ध कराया जाएगा। देश के प्रत्येक जो ग्राम पंचायतें हैं उनको भी हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ा जाएगा। और हम बात करें शहरी क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में वाईफाई हॉटस्पॉट लगाए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में 20 लाख और शहरी क्षेत्रों में 10 लाख। डिजिटल कम्युनिकेशन के लिए कौशल प्रशिक्षण यानी स्किल डेवलपमेंट करके ऐसे हम वर्कफोर्स तैयार करेंगे, नए रोजगार जनरेट करेंगे, साइबर क्राइम्स में कमी लाई जाएगी, साइबर सुरक्षा को बढ़ाया जाएगा। ये इसके मुख्य पॉइंट है एनडीसीपी नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी की, 2018 में अनुमोदित की गई और इसने 2012 की जो टेलीकम्युनिकेशन पॉलिसी थी उसे क्या किया, रिप्लेस किया। तो पूछा है कि उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है? दोनों ही कथन सत्य हैं। 2018 में इसको अनुमोदित किया और इसने किसको रिप्लेस किया, ये 2012 वाली पॉलिसी थी, इसे रिप्लेस किया। दोनों ही सही है। ऐसा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, केवल एक, केवल दो, एक व दो, दोनों ही क्या है, सही ऑप्शन है। आंसर हो जाएगा सी। सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए, यानी वही मैच करना है। देखें क्या मैच करते हैं। अब इसमें भी कई बार बनता है इस तरह से, कई बार आपको फायदा मिल जाता है। क्या देखते हैं, फास्फोरस की अगर हम बात करें, जिंक की बात करें, कोबाल्ट, आयोडीन, यानी कुछ आपको ऐसे पोषक तत्व दिए हैं, खनिज लवणों में से कुछ ऐसे पोषक तत्व दिए हैं और दूसरी तरफ उनके कार्य की बात की गई है, ठीक है। अब देखो कई बार क्या होता है कि हम कई चीजें भूल जाते हैं बट कुछ चीजें हमें याद रह जाती है, तो उनको भी मैच करके आप आंसर निकाल सकते हो। मैंने कहा ना, अगर एक या दो भी आंसर अगर सही हो जाए और ऐसा एक ऑप्शन दिखाई दे मतलब वो सही है। चलो बात करते हैं, फास्फोरस की बात करते हैं तो ये हम कई कार्यकर्ता हमारे शरीर में अस्थियों के निर्माण में, डेंटिन, निनामल के निर्माण में सहायक होता है, ठीक है, फॉस्फेट वगैरह के रूप में। और हम बात करें कोशिका जो झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली का निर्माण उसमें फॉस्फोलिपिड्स पाए जाते हैं, ठीक है। फॉस्फोलिपिड्स एक तरह से व्युत्पन्न वसाएं हैं जिसमें लिपिड के साथ फॉस्फोरस जुड़ा हुआ है। ये फॉस्फोरस क्या दे रखा है, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? विटामिन B12 के निर्माण में, कोशिका झिल्ली के निर्माण में, इंसुलिन की सक्रियता, थायराइड ग्रंथि। आंसर क्या हो जाएगा, देखो ए का क्या हो जाएगा, 2, कोशिका झिल्ली फॉस्फोलिपिड के रूप में, ठीक है। फिर हम आगे बात करें जिंक की अगर बात करें तो जिंक कई मायनों में हमारे शरीर में, जैसे हम बात करें, ये कोएंजाइम के रूप में भी भाग लेता है। यहां तक कि जो इंसुलिन होता है वो हमारे, अगर बात करें अग्न्याशय या पैंक्रियास से, जो लैंगरहैंस द्वीप समूह की कोशिका होती है उनमें बीटा सेल्स होती है, उनसे जो इंसुलिन निकलता है प्रो इंसुलिन के रूप में होता है, निष्क्रिय रूप में, उसके एक्टिवेशन में ये जिंक सहायता करता है। तो ऐसा ऑप्शन इंसुलिन वाला हमें दिखाई भी दे रहा है, ये जिंक का हो जाएगा, इंसुलिन वाला सक्रियता बनाए रखने में आवश्यक।
कोबाल्ट की बात करें तो कोबाल्ट साइनेकोबाल्मिन यानी विटामिन B12, नाम ही क्या है साइनेकोबाल्मिन, विटामिन B12 का नाम साइनेकोबाल्मिन, विटामिन B12। तो इसी में आपको ये देखो छुपा हुआ नाम दिख रहा है कोबाल्ट। ये कोबाल्ट विटामिन B12 के निर्माण में सहायक होता है, इसको भी मैच कर सकते हैं, ये लीजिए। और फिर बचा आयोडीन। वैसे भी हमें पता है आयोडीन जो T3 T4 हार्मोन है, टायरोकैल्सिटोनिन है। आयोडीन, ये आयोडीन जो है थायराइड ग्रंथि की सक्रियता बनाए रखता है, थायराइड ग्रंथि के हार्मोन्स के निर्माण में भी सहायक होता है। तो देखा थायराइड ग्रंथि को बनाए रखने में या सक्रिय बनाए रखने में सहायक है, ठीक है। और वैसे भी इसकी कमी हो जाती है, आयोडीन की बहुत ज्यादा कमी, तो ये कई बार ये थायराइड ग्रंथि का विकास भी नहीं हो पाता। खैर, डी का क्या हो जाएगा 4। अब यहां पर देखो कि कोबाल्ट, जिंक, फास्फोरस, आयोडीन। अगर हम देखें कि और कईयों को, चलो मान लिया ये ऊपर वाले 3 कईयों को टफ लगे होंगे, डी तो भाई आयोडीन, थायराइड तो पता ही रहता है, तो डी का 4, ऐसे 2 ऑप्शन दिखाई देते हैं हमें, यानी एटलीस्ट आप 4 में से 2 पर तो आए। फिर आगे हम बात करते हैं थोड़ा सा, अगर कोबाल्ट पता हो, साइनेकोबाल्मिन, तो सी का 1 ऐसा एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, D4 और C1 ऐसा एक ही ऑप्शन दिख रहा है। जिंक का हमने कहा B का 3 और फास्फोरस का दिखा A का 2। तो खैर आंसर क्या हो जाएगा, मैच करने वाले में मैंने कहा ना कई बार अगर थोड़ा बहुत अगर आप ध्यान रखें तो आंसर सही कर सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा ए, यानी फास्फोरस कोशिका झिल्ली के निर्माण में सहायक, जिंक इंसुलिन की सक्रियता को बनाए रखने में आवश्यक, कोबाल्ट की बात करें विटामिन B12 के निर्माण में, और आयोडीन की बात करें तो थायराइड ग्रंथि को बनाए रखने में, सक्रिय बनाए रखने में सहायक। पित्त रस के संदर्भ में सत्य कथन है, पित्त रस, बाइल जूस, ठीक है। पित्त रस या बाइल जूस की बात करूं, पित्त रस या बाइल जूस निर्माण तो इसका होता है यकृत में, यकृत में तो बनता है, जबकि इसका संग्रहण कौन करता है, पित्ताशय या गॉल ब्लैडर, पित्ताशय या गॉल ब्लैडर। अब पित्त रस की बात करें तो इसमें कोई पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता, फिर इसको हम पाचक रस क्यों कहते हैं, क्योंकि ध्यान देना ये वसा के पाइसीकरण का कार्य करता है, इमल्सिफिकेशन, पाइसीकरण या इमल्सिफिकेशन का कार्य करता है, और इस इमल्सिफिकेशन या पाइसीकरण के कारण वसा छोटी छोटी बूंदों के रूप में टूट जाएगी, जिसके कारण अब इस वसा का पाचन करना सरल होता है। हल्का क्षारीय तरल पदार्थ है जो हल्के पीले रंग का दिखाई देता है, ठीक है। तो पित्त रस में कोई भी पाचक एंजाइम नहीं होता। ऑप्शन क्या है, रेनिन एंजाइम, भाई रेनिन नहीं पाया जाएगा। वैसे ये रेनिन दूध में उपस्थित केसिन प्रोटीन का पाचन करके उसे पैराकैसिनेट में बदलता है, ठीक है। ट्रिप्सिन भी नहीं पाया जाएगा, पेप्सिन भी नहीं पाया जाएगा, इसमें कोई पाचक एंजाइम्स नहीं पाया जाता। आंसर सही क्या हो जाएगा, डी, करेक्ट आंसर डी, कोई भी पाचक एंजाइम नहीं पाया जाएगा। किस रक्त समूह में किसी भी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। भाई जब हम बात करते हैं हमारे ब्लड ग्रुप की, जैसे ये आरबीसी है, आरबीसी की सतह पर कुछ एंटीजन होते हैं, जैसे ये एंटीजन, या आरबीसी है इसकी सतह पर बी एंटीजन, तो ये एंटीजन ब्लड ग्रुप का निर्धारण करते हैं। ये तो हो जाएगा ए ब्लड ग्रुप, ये हो जाएगा बी ब्लड ग्रुप। अगर आरबीसी की सतह पर दोनों एंटीजन हैं ए और बी, या आरबीसी की सतह पर कोई भी एंटीजन नहीं है, एंटीजन एब्सेंट, तो ये ब्लड ग्रुप कहलाएगा ओ, और दोनों है तो कहलाएगा ए बी। लेकिन हमें क्वेश्चन में एंटीजन नहीं एंटीबॉडी की बात की। ये जो एंटीबॉडी होता है, ये जो ब्लड या रक्त का जो तरल भाग होता है प्लाज्मा, उसमें ये एंटीबॉडीज पाई जाती है, एंटीबॉडीज। अगर मैं ए ब्लड ग्रुप की बात करूं तो इसमें जो एंटीबॉडी पाई जाती है वो पाई जाती है स्मॉल बी, बी ब्लड ग्रुप में पाई जाती है स्मॉल ए, बी ब्लड ग्रुप में कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, और ओ ब्लड ग्रुप में ए और बी दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है। तो एंटीजन के आधार पर तो हम क्या करते हैं, रक्त समूह का वर्गीकरण, और हम देखते हैं एंटीबॉडी कहां पाई जाती है, प्लाज्मा में, तरल वाले भाग में। ए में देखा, बी में देखा, ए बी में एक भी एंटीबॉडी नहीं है, और ओ में दोनों एंटीबॉडी। पूछा है किस रक्त समूह में किसी भी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी, तो कौन सा हो जाएगा, ए बी, ठीक है। ए बी में एंटीजन तो दोनों है लेकिन एंटीबॉडी एक भी नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा, डी। ये ए बी जो होता है सार्वत्रिक ग्राही है, यूनिवर्सल रिसीवर है, ठीक है। ए बी ब्लड ग्रुप में कोई भी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। कथन और व्याख्या, फिर 2 ऐसे स्टेटमेंट आ रहे कि फेफड़ों में तृतीयक श्वसनी विभाजित होकर श्वसनिकाओं में बट जाती है।
जैसे हम बात करें, ये ऊपर से ट्रेकिया या श्वास नली दो भागों में बट गई, फेफड़ों में जाकर दायां फेफड़ा थोड़ा थोड़ा क्या होता है, बड़ा, और बायां फेफड़ा थोड़ा सा छोटा। ये अंदर जाकर प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक श्वसनिकाओं में बट जाते हैं, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक श्वसनिकाओं में बट जाते हैं, और ये श्वसनिकाएं फिर अंत में जाकर छोटी छोटी श्वसनिकाओं में बट जाती है। प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक श्वसनी जो होती है वो आगे चलकर छोटी छोटी श्वसनिकाओं में बट जाती है, और इन श्वसनिकाओं के सिरों पर पाए जाते हैं कुपिका या एल्वियोलाई, कुपिका या एल्वियोलाई, जो कि हमारी श्वसन की या ऐसे कह सकते हैं फेफड़ों की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। ये देखें क्वेश्चन क्या कहता है, फेफड़ों में तृतीयक श्वसनी विभाजित होकर श्वसनिकाओं में बढ़ जाती है, बिल्कुल सही है। प्राथमिक श्वसनी, द्वितीयक श्वसनी, तृतीयक श्वसनी, उसके बाद छोटी छोटी ये जो शाखाएं बढ़ जाती है श्वसन निकाय कहते हैं। यानी कथन तो सही है, व्याख्या क्या है, श्वसनिकाएं फेफड़ों की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई, ये गलत हो गया। श्वसनिकाएं नहीं, कुपिकाएं जो होती है एल्वियोलाई जिन्हें कहते हैं, ठीक है। तो ये एल्वियोलाई क्या कहलाती है, संरचनात्मक इकाई, यानी ये व्याख्या गलत है। कथन तो सही है, व्याख्या गलत है। ऐसा ऑप्शन एक दिखाई दे रहा है, सी, ए सही है परंतु आर गलत है। श्वसनिका नहीं कुपिका होता तो सही मानते हम। प्रकाश संश्लेषी मूल उपस्थित होती है, फोटोसिंथेटिक रूट। प्रकाश संश्लेषी मूल अगर हम बात करें, फोटोसिंथेटिक नॉर्मली क्या होता है, देखो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया वायवीय भागों में होती है, एरियल पार्ट्स में, तने से, पत्तियों से। लेकिन जो मॉडिफाइड रूट होती हैं, जैसे हम बात करें अपस्थानिक मूलों का जो रूपांतरण होता है, उसमें हम देखते हैं सिंघाड़ा, टीनियोफिल्लम या टीनियोस्पोरा जो होते हैं, इनमें ऐसी सिंघाड़ा या ट्रापा, टीनियोफिल्लम या टीनियोस्पोरा, इनमें ये ऐसी प्रकाश संश्लेषी जड़ें पाई जाती है जो फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है। नॉर्मली तो जड़ों का काम भाई भोजन या ऐसे कह सकते हैं कि जल और जो खनिज लवण है उनका तो अवशोषण करना, पौधे को मिट्टी में एक जगह पर स्थिर बनाए रखना, ये काम होते हैं, यांत्रिक और कार्य होते हैं। लेकिन प्रकाश संश्लेषी जड़ें इनमें भी पाई जाती है। क्या है, मॉडिफिकेशन है अपस्थानिक मूल का। तो प्रकाश संश्लेषी मूल उपस्थित होती है सिंघाड़ा, शकरकंद, डहेलिया, पाइनस। शकरकंद और डहेलिया में तो ये क्या करती हैं, भोजन संग्रहण करती हैं, ठीक है। तो सिंघाड़ा हो जाएगा आंसर ए। दूसरे उदाहरण भी, यानी दूसरे भी ऐसे पौधे जिनमें ये प्रकाश संश्लेषी मूल पाई जाती है, इनकी भी हमें बात की, यहां लिखा है भी। अग्नि का संबंध में लिखित में से किससे, हवाई जहाज से, युद्ध टैंक से, भारत के द्वारा तैयार मिसाइल से, आग से लगने वाली मशीन से। आग से लगने वाली मशीन, ध्यान देना यहां पर अगर हम बात करें, अग्नि जो भारत के इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम था, उसमें ये अग्नि सतह से सतह तक मार करने वाली भारत की सामरिक मिसाइल है। सामरिक मिसाइल जिसका हम युद्ध में प्रयोग नहीं करते, ये केवल इसलिए विकसित की गई है कि दुश्मन देश को बता सके कि हमारे पास ये टेक्नोलॉजी भी है। और जो हम बात करते हैं अग्नि 5 की, अब तक विकसित सबसे ज्यादा रेंज वाली, सतह से सतह तक मार करने वाली सबसे ज्यादा रेंज वाली आईसीबीएम, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के रूप में तैयार की गई है, अत्याधिक दूरी तक, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक मार करने वाली। तो ये अग्नि का संबंध ऑब्वियसली किससे, भारत द्वारा तैयार मिसाइल से। आईजीएमडीपी कार्यक्रम के तहत हमने इसका विकास किया था, ठीक है। अग्नि 1 2 3 4 5 तक पहुंच चुके, अग्नि 6 का विकास चल रहा है। तो अग्नि भारत द्वारा तैयार मिसाइल है। फुलरीन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फुलरीन के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए। फुलरीन कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप, क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप, क्रिस्टलीय अपर रूप फुलरीन। C60 कार्बन के 60 परमाणु फुटबॉल के समान व्यवस्थित, ठीक है। सबसे लेटेस्ट हो जाएगा क्रिस्टलीय अपर रूप फुलरीन। यह एक कार्बन का अपर रूप है, बिल्कुल सही है, कार्बन का ही अपर रूप है। फुलरीन शून्य आयामी नैनो पदार्थ है। ध्यान देना, अगर हम बात करें इसकी जो तीनों डायमेंशंस हैं, तीनों ही क्या हैं, नैनो स्केल की है। नैनो डॉट्स या हम बात करें क्वांटम डॉट्स, और ये फुलरीन ये 0 डायमेंशनल यानी शून्य विमीय पदार्थ कहलाते हैं, नैनो पदार्थ, ठीक है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। C60 सर्वाधिक स्थायी फुलरीन है, ये बात भी सही। तीनों कथन सही है। कार्बन के 60 परमाणु आपस में ये फुटबॉल के रूप में जुड़े रहते हैं, इसलिए इसको बकी बॉल भी कहते हैं। स्मेली, क्रोटो और कार्ल, 3 वैज्ञानिकों ने इस फुलरीन का आविष्कार किया था, जिसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। तो ऐसा स्टेटमेंट कुछ दिखाई दे रहा है क्या, कि पूछा है सत्य कथन है, तीनों ही सत्य है भाई, और ऐसा ऑप्शन मुझे ये सी दिखाई दे रहा है, सॉरी सी नहीं डी, तीनों ही सही हैं। आंसर क्या हो जाएगा, डी, तीनों सही। और शहतूत की पत्तियों पर किए जाने वाले पालन को
भाई शहतूत की पत्तियों पर हम रेशम कीट का पालन करते हैं, ठीक है। रेशम कीट बॉम्बेक्स मोराई, रेशम कीट बॉम्बेक्स मोराई रेशम हमें प्रदान करता है, ठीक है, रेशम प्रदान करता है, व्यावसायिक उपयोग है, ठीक है। पूछा ये क्या है भाई, एपीकल्चर। एपीकल्चर तो हनी बीज का पालन यानी मधुमक्खियों का पालन एपीकल्चर। एक्वाकल्चर ये हम बात करते हैं जिसमें जो जलीय वनस्पति, जलीय जंतु सभी की एक तरह से फार्मिंग, जंतु, पेड़ पौधे, सूक्ष्म पौधे, ये सभी इसमें आ जाते हैं एक्वाकल्चर में। पीसी कल्चर की बात करें तो ये केवल मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, ठीक है, मछलियों का पालन। और सेरीकल्चर कहते हैं तो ये हमारा आंसर होगा सेरीकल्चर, ये रेशम कीट पालन डी हो जाएगा। बाकी सब कौन कौन से पालन है इनका भी ध्यान रखना है। एपीकल्चर मधुमक्खियों के लिए, एक्वाकल्चर जलीय जंतु और पौधे सभी इसमें आ जाएंगे, यानी जलीय जीवों से संबंधित एक्वाकल्चर। पीसी कल्चर की बात करें तो ये केवल मछलियों से संबंधित विज्ञान, मछलियों का पालन करना, ठीक है, व्यावसायिक उत्पादन करना। सेरीकल्चर की बात करते हैं तो ये रेशम कीट का पालन है, रेशम कीट ये बॉम्बेक्स मोराई कहलाता है, ठीक है। और कोकून का निर्माण करके उसमें हम देखते हैं कि इसके जो रेशम में हम फाइब्रोइन प्रोटीन वगैरह भी देखते हैं, ठीक है, फाइबर धागा ये रेशम का प्राप्त होता है रेशम कीट से। शहतूत की पत्तियों पर इनको हम पालते हैं और यही सेरीकल्चर कहलाता है। आंसर हो जाएगा डी। देखिए, राहुल और कुसुम हिंदी और गणित में अच्छे हैं। राहुल और कुसुम, ये राहुल है, ये कुसुम है, ये हिंदी में अच्छे हैं और गणित में यानी मैथ्स में भी अच्छे हैं। समीर और राहुल, ये समीर हो गया, राहुल पहले से है। हिंदी और जीव विज्ञान में अच्छे हैं। हिंदी में तो राहुल अच्छा था ही, और जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी में भी अच्छे हैं, ठीक है। गीता और कुसुम, गीता और कुसुम, कुसुम पहले से थी, गीता और आ गई। मराठी और गणित में अच्छे हैं। ये मैथ थी, मैथ, और ये लोग किस में अच्छे हैं भाई, ये मराठी और गणित, मतलब मराठी, हिंदी में लिखता हूँ मराठी, मराठी और गणित और मैथ्स। अच्छा, तो ये भी मराठी में अच्छी हो गई, कुसुम भी। समीर, गीता और मिहिर, समीर, गीता और मिहिर, समीर, गीता और मिहिर इतिहास और जीव विज्ञान में अच्छे हैं। इतिहास में अच्छे हैं समीर, ये भी इतिहास में अच्छा है, ये भी इतिहास में अच्छा है, और जीव विज्ञान में अच्छे हैं। बायोलॉजी में ये ऑलरेडी अच्छा था, बायोलॉजी में ये भी अच्छी है, और बायोलॉजी में ये भी अच्छा है। कौन जीव विज्ञान और मराठी दोनों में अच्छा है? जीव विज्ञान और मराठी, ये जीव विज्ञान में है, मराठी में नहीं है, ये मराठी में है, जीव विज्ञान में नहीं है, ये जीव विज्ञान और इतिहास में है, ये जीव विज्ञान और मराठी, ये दोनों, यानी गीता, गीता यानी ऑप्शन 1 करेक्ट है। दोस्तों, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है गणित, जीव विज्ञान और हिंदी। गणित में हमने मैथ लिखा था, जीव विज्ञान में हमने बायो लिखा था, और हिंदी में हमने एच लिखा था। एमबीएच में कौन अच्छा है? एमबीएच, पिछले क्वेश्चन में हमने बनाया एमबीएच। दोस्तों, एमबीएच में राहुल अच्छा है, राहुल इज द करेक्ट आंसर। राहुल ऑप्शन बी करेक्ट है। कौन केवल हिंदी, मराठी और गणित में अच्छा है? हिंदी यानी एच, मराठी यानी हिंदी वाला एम, गणित यानी मैथ्स। एच, एम और म, एच, एम और म। दोस्तों, एच, एम और म, एच, एम और म। कुसुम अच्छी है। कौन अच्छी है? कुसुम अच्छी है। कुसुम, 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 ऑप्शन सी करेक्ट है। दोस्तों, इस सीरीज को आपको पूरा करना है, इस सीरीज को आपको पूरा करना है। डैश बी, ए, ट्रिपल ए। दोस्तों देखो, ट्रिपल ए ट्रिपल बी करते हैं, ठीक है। ट्रिपल ए ट्रिपल बी, ट्रिपल ए ट्रिपल बी, ट्रिपल ए, दो इधर हो गए, तीसरा ए, ट्रिपल बी, ट्रिपल ए ट्रिपल बी चल रहा है। तो पहले ब्लैंक में आपने ए भरा, दूसरे में बी, तीसरे में बी, चौथे और पांचवे में ए, अगले में बी, और उसके बाद भी ए। ए बी बी, ए बी ए बी बी, ए बी ए, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों, 14 माइनस, माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई 10,
मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अर्थ +4, डिवाइडेड बाय का मतलब है -16 और प्लस का अर्थ है डिवाइडेड बाय 4। आपको इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। पहले डिवाइड करो 4, फिर मल्टीप्लाई करो 140, फिर +4 और +4 -4 कट जाएंगे, 140 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 100, ये +4 था, ये यहाँ पे डिवाइड बाय 8 है ना, ये 2 ही तो होगा, हाँ ये 2, सॉरी। तो ये +4 -2 यानी 144 -2 142, ऑप्शन बी करेक्ट है। कथन है स्कूल X की प्रथम कक्षा में पढ़ने के लिए आवेदक प्रतिवर्ष दुगने हो जाते हैं। स्कूल X की प्रथम, हाँ, जो स्कूल की क्षमता के अनुपात में नहीं है। कार्य प्रणाली यानी कार्यवाही, स्कूल को तत्काल बंद कर दें। अरे बंद क्यों कर दें, स्कूल तो अच्छा कर रही है। स्कूल की क्षमता यथाशीघ्र बढ़ाएं। दोस्तों उस स्कूल की क्षमता यथाशीघ्र बढ़ाएं। अब देखें, स्कूल की क्षमता यथाशीघ्र बढ़े ये ही इकलौता आपके पास चारा है, नहीं तो आप स्कूल तो बंद कर नहीं सकते। ऑप्शन बी करेक्ट है। हाँ, अगला क्रम क्या होगा दोस्तों, 2 गोले, 3 गोले, 4 गोले, 5 गोले, तो अब 6 गोले, ऑप्शन डी करेक्ट है। हाँ, यदि पूरे महीने बारिश नहीं होती है तो अधिकतम किसान संकट में पड़ जाएंगे। पूर्व धारणा, समय से बारिश होना खेती के लिए अनिवार्य है। सामान्यतः अधिकतर किसान बारिश पर निर्भर होते हैं। दोस्तों अधिकतर किसान संकट में पड़ जाएंगे, मतलब अधिकतर बारिश पर निर्भर है, और बारिश होने से खेती के लिए समय पर बारिश होना खेती के लिए अनिवार्य है। दोनों करेक्ट होंगे, 1 और 2 दोनों सही हैं, ऑप्शन सी। सांकेतिक भाषा में फेथ को FAITH को KELVI लिखा जा रहा है। दोस्तों ये 8 है, ये 9 है, +1, ये 20 है, ये 22 है, +2, ये 9 है, ये 12 है, +3, ये 1 है, ये 5 है, +4, और ये 6 और ये 11 यानी +5। तो आपसे पूछ रहे हैं क्लाउड को क्या लिखा जाएगा, CLOUD। ये 4 + 1 5, ये 21 + 2 23, ये 15 + 3 18, ये 12 + 4 16, और ये 3 + 5 8। 8 का मतलब H, 16 का मतलब P, 18 का मतलब R, 23 का मतलब W और 5 का मतलब E। HPRWE, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन देखिए, कम से कम कितने खिलाड़ी हॉकी और क्रिकेट दोनों खेल सकते हैं। दोस्तों हॉकी और क्रिकेट दोनों खेल सकते हैं। 5 + 4 9 आपका करेक्ट आंसर होगा। कथन है सभी कड़ी मेहनत से काम करने वाले लोग सफल रहे हैं। सभी कड़ी मेहनत से काम करने वाले लोग सफल रहे। निष्कर्ष, सभी सफल लोग कड़ी मेहनत से काम करते हैं। दोस्तों कड़ी मेहनत से काम करने वाले सफल हुए हैं, सफल होने वाले सारे कड़ी मेहनत से वाले होंगे, गारंटी नहीं है। दूसरा, केवल कड़ी मेहनत जीवन में सफलता की गारंटी दे सकती है। दोस्तों ये भी गलत है, हो सकता है कड़ी मेहनत के अलावा भी कोई चाह हो, पर कड़ी मेहनत करोगे तो पक्का सफल हो जाओगे। ना ही 1 और ना ही 2, डी करेक्ट है। कथन सभी लड़के बंदर हैं। दोस्तों सभी लड़के क्या हैं, बंदर हैं। कुछ पौधे बंदर हैं, कुछ पौधे बंदर हैं। अब पौधे और लड़के पता नहीं, कुछ बंदर लड़के हैं। सभी लड़के बंदर हैं तो कुछ बंदर लड़के हैं। सभी पौधे लड़के हैं, कुछ पौधे होंगे या सभी होंगे या कोई नहीं होगा, पता नहीं। ओनली फर्स्ट फॉलोज, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन देखिए, कथन है धनी लोग दिल का दौरा पड़ने के अधिक प्रवृत्त होते हैं। धनी लोग दिल का दौरा पड़ने के अधिक प्रवृत्त होते हैं। पूर्वानुमान, धनी लोगों में सभी मौतें दिल का दौरा पड़ने से होती है, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। निर्धन लोगों के दिल के दौरे नहीं पड़ते। दोस्तों नहीं पड़ते नहीं, कम चांसेस होती हैं। तो दोनों ही, ना ही पूर्वानुमान 1 और ना ही पूर्वानुमान 2, ऑप्शन डी करेक्ट है। मिसिंग टर्म आपको बताना है। दोस्तों 9 सत्ते 63, 6 पंजे 30, तो 20 को 4 से किससे मल्टीप्लाई करूं तो 5 चौक 20 होगा, ऑप्शन सी करेक्ट है।
ए और बी एक काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में कर सकते हैं। ए काम को 10 दिन में कर सकता है, बी काम को 15 दिन में कर सकता है। एलसीएम आया 30, या आया 3, या आया 2। ए ने अकेले 4 दिन काम किया। दोस्तों यहाँ से देख के बताओ, ए रोज 3 काम करता है तो वो 4 दिन में कितने काम कर लेगा? सर वो 12 काम कर लेगा। ए ने अकेले 4 दिन काम किया, बाद में बी ने 5 दिन अकेले काम किया। दोस्तों बी 2 काम रोज करता है तो 5 दिन तक वो कितने काम कर लेगा? 10 काम कर लेगा। तो ये कितने काम हो गए? 12 काम, 22 काम हो गए। हाँ, बाद अब दोस्तों 22 काम हो गए, 30 में से 22 काम हो गए तो 8 काम बचे। 8 काम सी ने 8 दिन में पूरे किए। 8/8 यानी 1 काम पर डे। ये किसकी क्षमता आ गई? सी की क्षमता आ गई। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करने में कितना समय लगाते? दोस्तों ये 3 काम करता है, 2 काम करता और सी 1 काम करता, तो सब मिलके रोज 6 काम करते। तो 30 काम करने में उन्हें कितने दिन लगते? 5 दिन लगते। ऑप्शन बी करेक्ट है। 5 पेंसिल तथा 4 रबड़ का मूल्य 13 रुपए है, जबकि 9 पेंसिल और 5 रबड़ का मूल्य 19 रुपए है। तो आपको बताना है 6 पेंसिल और 3 रबड़ का मूल्य कितना होगा। दोस्तों शॉर्ट वाली तरीका आपको मैंने बताया, 5 इंटू 19 95, 9 इंटू 13 117, 95 और 117 का अंतर 22 अपॉन 5 इंटू 5 25, 9 इंटू 4 36, 25 और 36 का अंतर 11। ये जो 2 आया ये हमेशा सेकंड वाला यानी आर की वैल्यू आई। दोस्तों 1 आर की वैल्यू 2 तो 4 आर की वैल्यू 8। ये इक्वेशन हो गई 5p प्लस 8 इज इक्वल टू 13। 8 उधर जाके माइनस होगा, 5p इज इक्वल टू 5। तो p की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। आपसे पूछा है 6 पेंसिल, 1 पेंसिल 1 रुपए की, तो 6 पेंसिल 6 रुपए की। 1 रबड़ 2 रुपए का, तो 3 रबड़ 6 रुपए के, कुल मिला के 12 रुपए लग जाएंगे। ऑप्शन बी करेक्ट है।
450 रुपए में कुछ टेनिस की गेंदें खरीदी गई।